हम लोग भोजन करते हैं बाबू ना, तो ये छोटा सा रहता है, छोटा सा ये बढ़ के ऐसे पूरा सड़ जाता है, पूरा भोजन खा जाता है, आमाशय में चला जाता है। ट्रेकिया से उनका मूड़ी गर्दन करके तोड़ देंगे तो वो सब मरेंगे नहीं, वायु बिना नहीं मरेंगे, लेकिन खाना खाना खैला बिना मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। क्यों? हम लोग कहते हैं कि लगता है कोई याद कर रहा है। बायोलॉजी कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है श्वसन तंत्र। चैप्टर 1 का श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र बाबू पढ़ेंगे मानव में, यानी कि जानवरों में श्वसन तंत्र, श्वसन कैसे होता है। मतलब कि केवल एक ही अंग श्वसन में भाग नहीं लेता है। जब बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं बाबू ना, तो उसको सिस्टम कहते हैं या तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो श्वसन बाबू पढ़ने से पहले इसके तन 2 4 10 गो टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। जो श्वसन एक क्रिया है ना बाबू मानव में, वो आक्सीकरण क्रिया है। आक्सीकरण। अब आक्सीकरण क्या होता है कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन ले आता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, तो उसे हम बाबू कहते हैं आक्सीकरण श्वसन क्रिया। और जिस श्वसन में ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उसको ऑक्सी नहीं अनाक्सी श्वसन क्रिया कहते हैं। अब मानव क्या लेता है, जानवर कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं उसको। ठीक। और श्वसन से क्या प्राप्त होता है बाबू? श्वसन से बाबू क्या होता है कि ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उष्मा मिलती है। अब उष्मा मतलब गर्मी, ऊर्जा मतलब जैसे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। माइट्रोकांड्रिया आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं। माइट्रोकांड्रिया के बाबू अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें ऑक्सीजन पहुंचता है। तो जब क्रेब्स चक्र चलता है तो यहाँ से एनर्जी ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में निकलता है। अर्थ से एटीपी इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज। तो यहाँ से हम लोग क्या होता है वो कि ग्लूकोज मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलती है जब ऑक्सीजन पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तब इसको हम कक्षा 9 में डिटेल से समझाए हुए हैं। ठीक है। उष्मा कैसे बाबू? उष्मा के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक, और जब तक ब्लड दौड़ रहा है, शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, तब तक हमारा शरीर क्या रहेगा, उसमें गर्मी प्रदान करेगा, उष्मा प्रदान करेगा। जब तक दोनों रहेंगे बाबू, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य क्या शरीर का तापमान कितना रहता है बच्चा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके कारण? जब हम सांस लेते हैं, चाहे जो ब्लड दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके कारण। ठीक है ना। उसके बाद वो आगे चलेंगे, तो आगे जाएंगे तो अब ये शोषण पूछता है कि कैसी क्रिया है, तो उसको कहते हैं अपचयी क्रिया है। अपचयी इंग्लिश में बच्चे कैटाबॉलिक कहते हैं, कैटाबॉलिक अभिक्रिया। अपचयी क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, किसी भी चीज को तोड़ देना कैटाबॉलिक कहलाता है। जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो रोटी क्या है ना, पूरा सोलह खा जाते हैं, सब पूरा सीधा एक नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उसको तोड़ते हैं, दांत तोड़ता है, फिर पेट में जाता है तो उसके भी टुकड़े होते हैं, फिर उसके नीचे टूटता रहता है। तो वही क्या होता है बच्चा, अपचयी क्रिया है, शोषण भी। ठीक। जीवों में कौन सा अंग भाग लेता है, माने कौन सा अंग श्वसन क्रिया में मेन हीरो है, सहायक कौन सा है, तो उसको भी हम यहाँ पर अंग लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, स्तनधारी कक्षा 9th में आप लोग अभी भी समझ लिया। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? जो मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उस सभी जीव को स्तनधारी के लिस्ट में डाला गया है। ठीक है। तो जितने स्तनधारी हैं पृथ्वी पर, वो लंग्स द्वारा लेते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़ा द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, फेफड़ा द्वारा।
अभी सुबह पढ़ा रहे थे, बच्चा बोला था सर नाक द्वारा लेते हैं सांस। नहीं, नाक में क्षमता नहीं है कि वायु को खींच ले फिर फेंक दे बाहर। फेफड़ा हीरो है वो, ठीक है ना, वो तो केवल मार्ग रास्ता है। उसके बाद आते हैं अब स्तनधारी, तो फेफड़ा द्वारा सांस लेता है। जलीय जीव आएंगे, जलीय जीव। जलीय जीव कैसे सांस लेते हैं? तो जलीय जीव अब गिल्स द्वारा लेते हैं, गिल्स, गिल्स, कुलोम, गलफड़। जितने जलीय जीव हैं जो जल में रहते हैं वो सांस लेते हैं बुचिया गिल्स द्वारा लेते हैं। चलिए देखिए अब ध्यान से, जलीय जीव क्लोम द्वारा यानी गलफड़ा द्वारा, गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। तो उसके बाद आता है बच्चिया कीट, कीट पतंग, कीट पतंग। ये किसके साथ द्वारा सांस लेते हैं अब? ये श्वास नली द्वारा लेते हैं। अब जितने भी कीट हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? श्वास नली द्वारा यानी कि ट्रेकिया द्वारा। श्वास नली यहाँ पर है, ये देखिए श्वास नली है, ठीक है ना। कोनो कीट बाग गर्दनिया तोड़ देंगे ना तो वो मरेगा नहीं, सांस लेहला बिना नहीं मरेगा, खैला बिना मर जाएगा। खाएगा तो मुंह से है, मुंह तक तोड़ देंगे मोड़ी तो जिंदा रहेगा, ट्रेकिया से सांस ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन वो खाना नहीं मिलेगा तब मर जाएगा बेचारा। और दुनिया में एक ऐसा प्राणी है कि 3 तरह से सांस लेता है वो। त्वचा से सांस लेता है, गलफड़ा से लेता है, गिल्स द्वारा लेता है, और लेता है फेफड़ों से सांस लेता है। दुनिया में एक ऐसा प्राणी है, उसका नाम है उसे मेढक। मेढक 3 तरह से सांस लेता है। जब वो भूमि पर रहेगा, भूमि पर, तो वो फेफड़ा से सांस लेता है बाबू। जब वो भूमि के अंदर रहेगा, अंदर, तब वो त्वचा से सांस लेता है। देखे हो ना पियर का मेढक, बरसतिया में सब आ जाते हैं और जैसे ही बीतता है सब गायब हो जाते हैं, तो जमीन के अंदर चले जाते हैं सब। और वो जिंदा रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में जाके त्वचा से सांस लेके जिंदा रहते हैं सब। और जब जल में रहता है, जल में जब रहता है यानी कि जब वह टेडपोल रहता है, टेडपोल, टेडपोल, टेडपोल मतलब कि बैंग मछरिया कहते हैं हम लोग देहात में, वही ना होता है जी। बैंग जाके सब लड़का मार के लेके चले आते हैं सब मछली, घर वाले सब बोलते हैं करीब मेढक ऐसा मार के भगते हैं सब। तो जब ये मेढक का बच्चा छोटा रहता है ना तो पानी में रहता है, मछली जैसा लगता है, तो उसको टेडपोल कहते हैं। उस सांस लेता है बाबू गिल्स द्वारा, यानी कि इसके द्वारा लेता है, गिल्स द्वारा सांस लेता है, ठीक। अब आप लोग हम जानते हैं इधर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है वो श्वास, श्वास, क्या है वो? श्वास, ब्रीदिंग। श्वास क्या होता है वो? कि सांस जो हम लोग लेते हैं और सांस देखिए अंदर लेना और छोड़ना, सांस छोड़ना, ठीक है ना। अंदर अंदर लेना, बाहर करना, दोनों को जब मिलाएंगे अब ना तो श्वास कहते हैं उसको। श्वास किसे कहते हैं, इस बार पेपर में आया हुआ था। श्वास किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे बाबू कि सांस को अंदर और बाहर करना, दोनों क्या कहते हैं बच्चा? श्वास कहते हैं। तो ये अंदर लेना का पूछा था कि निश्वसन किसे कहते हैं? तो सांस केवल अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन। और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, इंग्लिश वाला होता है एक्सपायरेशन। जैसे देखिए सांस अंदर ले रहे हैं, इंस्पायरेशन, निःश्वसन, और छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे तो निःश्वसन, एक्सपायरेशन।
तो इस जब सांस लेते हैं बाबू तो इसमें कौन कौन से गैसें हम लोग लेते हैं उनको पढ़ना है। देखिए ध्यान से, जब सांस लेते हैं बाबू तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चे 21% लेते हैं। 21% वायुमंडल में जितना उपस्थित है, जितना ये ले रहे हैं ना, ये इतना वायुमंडल में उपस्थित है हवाएं, इसलिए उतना खींचते हैं तो चल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.034 और गैसें हैं, सब उसको हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। ये कुल मिला के जितना बाकी सब है 1% में है सब। तो जो मेन हीरो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लिख दिए हैं बच्चे कितना, यहाँ पर 0.034 हम लिख दिए हैं। ये तो सांस अंदर लेते हैं, और जब छोड़ते हैं बाबू देखिए ध्यान से, जितना लेते हैं नाइट्रोजन उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना लिए हैं उतना छोड़ दिए हैं, जितना सांस लिए हैं उतना छोड़ दिए, नाइट्रोजन छोड़ देते हैं उतना। ऑक्सीजन बाबू देखिए मेन यही तो है, ऑक्सीजन ना ले रहा है, मनुष्य सांस ले रहा है, तो अभी तो यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीकरण शोषण क्रिया है, ठीक है ना। देखिए लेते हैं 21%, लेकिन वो क्या छोड़ते हैं कितना, 17%। 4% का हेरफेर हो जाता है। 4% मनुष्य क्या कर लेता है, वही ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं कितना, 0.034%, लेकिन छोड़ते हैं कितना बचा, 4% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बाबू क्रेब्स चक्र चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं 4%, सॉरी 0.04%, आज छोड़ते हैं बचे कितना, 4% लेते हैं, 4% छोड़ देते हैं। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना था कितना, 4% कहाँ से बढ़ गया, तो अभी बताए हैं इधर ऑक्सीकरण क्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जहां पर भी कोई कार्य होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी। तो समझ लीजिए कि कहीं पर भी कोई कार्य चलाइए, डीजल जलाइए, पेट्रोल जलाइए, लकड़ी जलाइए, कार्बन निकलेगा निकलेगा। तो यहाँ पर चक्र चलता है बच्चे, क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, यही जो 21 ले 17 हो रहा है, 4% ले लेता है, और जो यहाँ पर लेता है तो यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही 4% बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, देखिए ध्यान से देखिए अब ध्यान से, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग को आगे बताएंगे श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उन्हें हम श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जिन जिन अंगों से होकर श्वसन क्रिया संपन्न होती है उन्हें बाबू क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन बाबू ना इन अंगों से होकर पूरा क्रिया कंप्लीट करती है अपना पूरा, जो यहाँ पर टॉपिक है, इन इन अंगों से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे देखिए पहला है नसा छिद्र, नसल कैविटी है, नसा का पार्ट नसल वाल्व है, फायरिंग्स है ग्रसनी, लैरिंग्स स्वर तंत्र, ट्रेकिया श्वास नली, ब्रोंकाई। यहाँ पर नहीं पता है हिंदी में, आप लोग इसका कमेंट करिए, ठीक है ना, बताइए। ब्रोंकियोलेस इनके शाखाएं होती हैं, और एल्वियली मतलब जो वायु प्रकोष्ठ है ये वाला, अब ब्लड आप लोग को पता ही है, रक्त खून। अब ब्लड में मुझे हीमोग्लोबिन रहता है, एचबी रहता है, वही क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को पकड़कर और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा जाता है। चलिए डिटेल से जानते हैं, ध्यान से देखिए। पहला बाबू है नसा छिद्र, नसा छिद्र नसल कैविटी। इसका कार्य क्या बाबू ना कि वायु सबसे पहले शरीर में, मानव के शरीर में यहीं से प्रवेश करती है। जो ये नसा छिद्र दिख रहा है आप लोगों को, यही नसा छिद्र है, नसल कैविटी है। कैविटी मतलब होता है खाली स्थान होता है। ध्यान से देखिए तो नसा छिद्र में क्या होता है कि बाल लगे रहते हैं, बाल लगे रहते हैं, बाल होते हैं सब। तो उनका कार्य क्या है कि जब हम वायु लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जब वायु अंदर जाता है तो उसमें धूल कण लगे रहते हैं। तो बहुत से सारे धूल कणों को यही नसा छिद्र में जो बाल लगे रहते हैं अपने में हटा लेते हैं, सब पकड़ लेते हैं सब। इनका रहना बेहद जरूरी है। कैंसर जब होता है ना तो यही बाल खराब हो जाते हैं, समझ लीजिए कि बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए
जब ये ज्यादा अगर अंदर धूल कण पहुंच जाएंगे तो फेफड़ा हमारा डैमेज हो जाएगा, खराब होने लगता है। ठीक है, तो नसा छिद्र में क्या होता है कि बाल लगे रहते हैं जो धूल कण को पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नसा का पार्ट। नसा का पार्ट नसल वैल्यू है, नसल वाल्व, नसल वाल्व कहते हैं इंग्लिश में इसको, नसा का पार्ट। इसी नसा छिद्र के जस्ट ऊपर जो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला नसा का पार्ट होता है बाबू। नसा का पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे जिन्हें हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकस, म्यूकस कहते हैं। वो क्या करता है बच्चा कि क्या करता है अब कि पकड़ लेता है, पकड़ लेता है मतलब कि जो धूल कण इससे बच जाते हैं, नसा छिद्र जो बाल लगाते हैं इससे बच जाते हैं। तो नसा का पार्ट में म्यूकस लगा हुआ था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं म्यूकस, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बच्चा कि उसको धूल कण को चिपका लेता है यहाँ पर नसा का पार्ट में। ठीक, जब चिपक जाता है तो एक हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद ज्यादा होता है तो हम लोग निकालते हैं उसको नकटी की तरह। तो वो क्या होता है बाबू, वो धूल कण होते हैं जाकर यहाँ पर चिपक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा ग्रसनी। ग्रसनी फायरिंग्स, देखिए ग्रसनी, ग्रसनी वह स्थान है जहां पर बाबू की हवा, ध्यान समझिए, ग्रसनी में बाबू हवा जाता है, ग्रास नली होता है, पाचन तंत्र में समझाए हैं उसको। तो ग्रास नली दूसरा होता है, ग्रास नली, ग्रास नली, इसमें बाबू भोजन जाता है, भोजन। और ग्रसनी में बाबू वायु जाता है, वायु। ठीक, तो ये ग्रसनी है। फायरिंग्स कुछ काम नहीं है, यहाँ पर जो खोल के देखेंगे वो सीधा सीधा दिखता है ना, वही हमारा क्या रहता है, ग्रसनी रहता है। ग्रसनी सीधे दिखता है वहां पर। ठीक, उसके जस्ट नीचे अब स्वर तंत्र, देखिए स्वर मतलब होता है अब ना जहाँ से आवाज निकलता है, स्वर तंत्र, यानी कि उसको हिंदी में कंठ भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, देखिए दाब रहे हैं तो आवाज में चेंजिंग हो रहा है, वॉइस बॉक्स कंठ है, कंठ लाइरिंग्स कहते हैं। उसके बाद जो हवा वायु होता है वो स्वर तंत्र में पहुंचता है। ठीक है, स्वर तंत्र में पहुंचता है, इनको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद अब हमारा श्वसन क्रिया कहाँ पहुंच जाता है, वो श्वास नली। श्वास नली यानी कि ट्रेकिया। ट्रेकिया आप लोग को पीछे बताए हैं, कीट कहाँ से सांस लेते हैं, इसी श्वास नली से अब सांस लेते हैं, ट्रेकिया से। देखिए जो कीट होते हैं, कीट फतिंग ना यहाँ से सांस लेते हैं, ट्रेकिया से। उनका मुड़ी गर्दन अगर तोड़ देंगे तो वो सब मरेंगे नहीं, वायु बिना नहीं मरेंगे, लेकिन खाना खाना खैला बिना मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका मुंह तोड़ के फेंक देंगे तो कहाँ से खाना खाएगा, सांस न ले सकता है यहाँ से। लेकिन खाना खाने के लिए तो उसको क्या चाहिए, खाना खाने के लिए उसको मुंह चाहिए। तो इसलिए खाना यानी कि वो फूड से मर जाएगा, भोजन बिना मर जाएगा, लेकिन सांस से वो नहीं मरता है। ट्रेकिया, अब ट्रेकिया, तो ट्रेकिया को आप लोग को समझाते हैं दूसरे पृष्ठ पे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या वो ध्यान से, ट्रेकिया, ट्रेकिया जो मानव के शरीर में यहाँ पर ट्रेकिया यानी कि श्वास नली होता है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, पूछता है कई बार, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। जो कीट पतंग होते हैं इसी से सांस लेते हैं, इसी ट्रेकिया सांस लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, वो नाक से नहीं सांस लेते हैं। यहीं पे अब ध्यान समझिए, यहीं पे है हमारा ग्रास नली। ऊपर बता रहे थे ग्रास नली मतलब कि जो भोजन करते हैं तो उसी रास्ते से जाता है, सांस लेते हैं तो उसी रास्ते से जाता है। लेकिन रास्ता एक ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए बाबू एक सिस्टम लगा हुआ है, उसका नाम एपिग्लोटिक्स है। यहाँ पर देखिए समझा दे रहे हैं, ये देखिए ये हमारा इधर फेफड़ा है, फेफड़ा इधर हमारा, और ये हमारा आमाशय है। यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम लगा हुआ है, ये देखिए ध्यान से। अगर इसी का नाम एपिग्लोटिक्स है, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स क्या करता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो वो इस साइड हो जाता है, इस साइड, तब भोजन ये कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। लेकिन जब सांस लेते हैं बाबू, सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिक्स इधर सट जाता है, तब पूरा वायु कहाँ जाता है, फेफड़ा में आता है बाबू। पूरा वायु कहाँ जाता है, फेफड़ा में आ जाता है।
पूरा जब सांस लेते हैं हवा तो इसमें जाता है, और लेकिन जब एपिग्लोटिस इधर हो जाता है तो ये पूरा कहाँ आ जाता है बाबू, हमारा आमाशय में भोजन चला जाता है। आया बात समझ में? ध्यान से देखिए क्या होता है कि जब बाबू एक ही रास्ता है यहाँ से चेंज होता है, ये थोड़ा हम बस समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में एपिग्लोटिक्स रहता है यहाँ पर जस्ट, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं बाबू ना, तो ये छोटा सा रहता है, छोटा सा, ये बढ़ के से पूरा सड़ जाता है, पूरा भोजन खा जाता है, आमाशय में चला जाता है। और जैसे ही बाबू ये हटा देते हैं तो एपिग्लोटिक्स यहीं पर आता है, तब पूरा ये भोजन खा जाता है, हमारा फेफड़ा में चला जाता है, वायु फेफड़ा में चला जाता है। इस इसको अब कंट्रोल करता है माइंड, इतना फास्ट करता है। समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी और बात को, ध्यान समझिएगा, खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं बाबू किसी और चीज को, तो ये भोजन आमाशय में न, उसको तो भोजन को पहुंचाना है किस में, आमाशय में, लेकिन ये लाक कर देगा तो ये कहाँ चला जाएगा, भोजन चला जाता है बाबू फेफड़ा में। फेफड़ा, पानी, कुछ भी, चावल दाल कुछ भी, दूध सब कुछ भी, लेकिन इधर जाएगा अपना फेफड़ा में, अगर एक भी दाना गया चावल का कुछ भी का, पानी सानी, तब मृत्यु फिक्स हो जाती है, समझ लीजिए। इधर से फेफड़ा देखता रहता है कि इधर से कोई आए नहीं, जैसे ही आता है मान लीजिए चावल का दाना कुछ भी, पानी सानी, तो ये पहले झटका मारता है, खांसी मारता है, धीरे से खांसेंगे। मान लीजिए कि पानी नहीं बाहर गया, चावल का दाना बाहर नहीं गया, तो हुमच के खांसी आती है, समझ लीजिए कि तो मारता है तो पूरा नाक उक में सब बाहर आ जाता है चावल वो। क्यों? क्योंकि पता है वो इधर जाएगा चावल ना, तो ये फेफड़ा है सब इधर फंस जाएगा, समझ लीजिए मृत्यु फिक्स हो जाएगी, खांसते खांसते मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हुमच के मारता है एकदम, कि पूरा चावल का दाना नाक में से बाहर आ जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि लगता है कोई याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, वो हम ही लोग याद कर रहे होते हैं किसी दूसरे को, लेकिन अपने के बचना है ना, तब बोल देते हैं कोई याद कर रहा है। तो एपिग्लोटिक्स बाबू समझ में आया ना, ध्यान समझना। एक्चुअल में यहाँ पर आता है, एनिमेशन वीडियो लग जाएगा, इधर देख लीजिएगा, समझ कि यहाँ पर कैसे भोजन जाता है, यहाँ पे आमाशय में पहुंच जाता है, आइए हटाएंगे तो कहाँ जाता है, वो फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है। उसके अब ट्रेकिया श्वास नली समझ में आया। उसके बाद इस श्वास नली के बाद यहाँ पर देखिए कार्टिलेज लगा हुआ, कार्टिलेज का मतलब होता है ना, हड्डी का नरम वाला पार्ट है, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। इसी ट्रेकिया में लगा रहता है, जानबूझ के लगाया गया है, नहीं तो इसलिए लगाया गया है ना कि ये दोनों सटे नहीं। सटे का मतलब कि वो रोक के रखता है, माने गोला बना के रखा हुआ है ये कार्टिलेज, जो हड्डी लगा हुआ है यहाँ पे। अगर ये नहीं रहेगा तो मांस सट जाएगा ना, तो सट जाएगा तो सांस ले रहे हैं और सट के पूरा अंदर जाइए ही नहीं करेगा, मृत्यु हो जाएगी। हमेशा जगह बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, माने आने जाने के लिए रास्ता है। अगर ये कार्टिलेज नहीं रहेगा ना तो ये सट जाएगा गर्दन, तो सांस अंदर जाइए ही नहीं करेगा। बताइए यहाँ पता नहीं दाब रहे हैं तो कैसे आवाज चेंज हो जा रहा है, अगर इसको हटा देंगे तो ये सट जाएगा, तभी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वायु अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बाबू वायु पहुंचता है कहाँ बाबू, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब कि जैसे ही इधर उधर मुड़ता है, ये वाला सीन है, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं बाबू ब्रोंकाई, यहाँ पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही इनमें जाता है, इसमें जाता है, तो उनको कहते हैं ब्रोंकियोलियस, शाखाएं कहते हैं, ठीक है। इसमें आया तो ब्रोंकाई, इसमें गया तो बाबू क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलियस, शाखाएं पहुंचता है। उसके बाद वायु इसमें से इसमें पहुंचता है, यही मेन है बाबू। वायु कोष्ठक, वायु प्रकोष्ठ, एलवीएली, वायु प्रकोष्ठ। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि यहीं पर जाकर ब्लड हमारा इकट्ठा होता है, सॉरी, वायु हमारा यहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, रुकता है। चलिए देखिए अब ध्यान से, जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा वो दो झिल्ली लगा रहता है, दो झिल्ली से ढका रहता है। फेफड़ा का बाहरी झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे वो डायफ्राम रहता है। डायफ्राम क्या करता है ना कि सांस लेने में मदद करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं बाबू ना, तो ये नीचे सट जाता है, सट के बराबर हो जाता है इस तरह से। और फिर डायफ्राम क्या करता है कि ऊपर चाप के धकेलता है, तो हम लोग
सांस को, हवा को बाहर भेजते हैं। ठीक है ना, तो डायफ्राम बहुत मदद करता है, इस सांस लेने में बहुत मदद करता है। ध्यान से देखिए, अगर कभी कभी कोई अगर एक मुक्का मारता है, डायफ्राम अगर टूट जाता है ना, तो बिना कुछ कहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है। डायफ्राम टूट गया तो सांस तो ले लेंगे, अंदर कर लेंगे, लेकिन बाहर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी चोट वोट लग जाती है, ऊंचाई ऊंचाई पर से गिरने पर क्या होता है कि यही डायफ्राम क्या होता है, टूट जाता है। तो टूटेगा एकदम चुपचाप ऐसा ही करके मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं। सब मूवी में आप लोग देखे होंगे। ये देखिए बाबू, ये होता है एलवीएल, ठीक है ना, यहीं पे आकर हवा इकट्ठा होता है। अगर ये खराब हो जाएगा बाबू ना, खराब मतलब हो जाएगा कि डैमेज तन में दूषित हो जाएगा, तो हम लोग अपने सांस को रोक नहीं पाएंगे। अपने सांस को अब रोक नहीं पाएंगे, यहाँ पर 10 सेकंड भी नहीं रोक पाएंगे। एक वायरस होता है वो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का आप लोग नाम सुने होंगे। ट्यूबरक्लोसिस नामक वायरस होता है, इसी एलवीएल को चर देता है, वो चर के खत्म कर देता है। तो जो टीबी का मरीज होता है ना, वो समझ लीजिए कि जैसे ही सांस लेगा ना, तुरंत बाहर कर देगा, वो रोक ही नहीं पाएगा। यहाँ पर जैसे सांस लेंगे तुरंत बाहर, ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो खांसी आ जाएगी। खांसी खराब हो गया रहता है, वो दूषित हो गया था, चर दे के खराब कर देता है। तो जब खांसी ज्यादा आता है मुंह पे, ब्लड आने लगता है बाहर। ठीक है, चलिए। उसके बाद ब्रोंकाई के पास, शाखाओं के बाद वायु कहाँ पहुंच जाता है, इसी एलवीएल में पहुंच जाता है वो। तो एलवीएल में क्या होता है कि वहीं पर जाकर ये ब्लड इकट्ठा रहता है, इकट्ठा रहता है। समझ लीजिए कि अगर फेफड़ा खराब हो जाता है ना बच्चा, तो यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाता है, माने हम रोक नहीं पाते। देखिए, सांस लेके रोक रहे हैं ना, लेकिन अगर ये फेफड़ा डैमेज है, किसी खांसी उसी हो जाएगा ना, किसी बालक का, किसी का हुआ रहेगा, तो उसे सांस रोकवाइए, 10 सेकंड नहीं रोक पाएगा वो। क्यों? क्योंकि एलवीएल उसका खराब हो गया है, दूषित हो गया है। तो ये यहीं पर ब्लड आकर इकट्ठा होता है, समझ लीजिए कि, तो यहाँ पर इकट्ठा होता है, तो यहाँ से अब चालू होती है आंतरिक श्वसन। थोड़ा सा और बता दें, श्वसन बच्चे 2 प्रकार का होता है। श्वसन के कितने प्रकार हैं बाबू? 2। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और एक होता है बच्चा आंतरिक, आंतरिक श्वसन। ठीक है ना। बाह्य श्वसन किसे है? जो यहाँ से पूरा क्रिया यहाँ तक कंप्लीट हुआ है एलवीएल तक, उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। इसके बाद जब चलेगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके खत्म होता है, तो उसको हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो एलवीएल में क्या होता है बुकिंग, एलवीएल में आके वायु इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जैसे कि छत पे पानी टंकी लगा देते हैं, और फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता है हम पानी अपने घर में प्रयोग कर लेते हैं, उसी तरह से वायु आकर यहीं पर इकट्ठा रहता है, और यहाँ से जिसको जिसको अब जरूरत रहती है, उसको उसको वायु भेज दिया जाता है। तो कैसे भेजा जाता है उसको समझना है। देखिए, वायु कोष्ठक में रहता है, तो उसके बाद ब्लड आता है। ब्लड, ब्लड मतलब खून, रक्त उर्दू में कहते हैं, खून हिंदी में कहते हैं, ब्लड इंग्लिश में। ध्यान समझिए, तब ब्लड में बाबू हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। अब यहीं पे ना क्या करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। इसलिए समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हृदय हार्ट है ना, हार्ट, उससे फेफड़ा से सब नसें जुड़ी हुई हैं। यहाँ से हृदय, हृदय से फेफड़ा से सब नसें जुड़ी है। इसके बाद जब हार्ट को समझाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ब्लड आता है, खून आता है, और यहाँ से हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन किसको पकड़ लेता है? ऑक्सीजन को बाबू, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और लेकर सभी कोशिकाओं, यहाँ से कहा जाता है हार्ट से, हार्ट भेजता है पूरा सबको, पूरा कोशिकाओं में चलता रहता है, और हीमोग्लोबिन सब कोशिकाओं को देता रहता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सबको देता रहता, देते चला जाता है। तो जब सेल यानी कोशिका में बाबू, आप लोग को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड किसको पहुंचाता है बाबू? सेल, सेल ने कोशिका को, कोशिका में पहुंचाता है, वहां पर आता है बाबू माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया बाबू आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें एक चक्र चलता है, उसका नाम बाबू क्रेब्स है। क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पहुंचता है तो क्रेब्स चक्र चलने लगता है। तो जैसे ही क्रेब्स चक्र चलेगा बाबू ना, तो 38 गो एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो वही एनर्जी के रूप में हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि रूल है, जहां पर भी कार्य होगा, ऊर्जा मिलेगी, वहां पर कार्बन का उत्सर्जन होगा ही। कार्बन का उत्सर्जन होगा। इसमें देखिए, जैसे पेट्रोल जलाएंगे तभी भी कार्बन निकलेगा, लकड़ी जलाइए तभी भी कार्बन निकलेगा। कुछ भी जलाइए, डीजल पेट्रोल कुछ भी जलाइए, कार्य करिए, वहां पर कार्बन निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर जब क्रेब्स चक्र चलता है बाबू, तो एनर्जी मिलता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। उसके बाद जैसे ही बाबू जो ब्लड आया हुआ हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है और फिर लिया के इसी एल्वियल कोष्ठक में छोड़ता है। और जब लोग हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। आया बात समझ में? जब हम बाबू क्या करते हैं कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्रावित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पकड़ के लेकर आता है और वायु प्रकोष्ठक में छोड़ देता है। यहाँ से जब हम सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। चलिए देखिए, अब ध्यान से लाइट भग गई है, मोबाइल बाहर के रिकॉर्डिंग कर रहा है। ध्यान से देखिए, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में सांस या वायु लेना टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि एक बार नॉर्मल जैसे सांस ले रहे हैं ना, लेकर छोड़ रहे हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं बाबू। वो कितना लेके जाते हैं बाबू? तब 500 ml ले सकते हैं। 500 ml जो आधा लीटर वाला नहीं रहता है सब, पेप्सिया वाला, 500 ml हम लोग एक बार में नॉर्मली सांस लेते हैं, तो उसको बच्चे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी एक बार में अधिकतम सांस लेना, सांस यानी कि वायु लेना होता है बच्चा। जैसे पूरा कितना सांस ले रहे हैं, एक बार में हुमच के जितना ले रहे हैं, वायु जा रहा है अंदर, पूरा फेफड़ा में भर जा रहा है, उसको बाबू टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। अधिकतम सांस लेना ओकर क्षमता होता है बच्चा 6000 ml। एक बार में पूरा हुमच के जो सांस लेते हैं उसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। उसका क्षमता कितना रहता है बच्चा? 6000 ml तक रहता है। उसके बाद कभी कभी हम लोग सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। वो सिलेंडर आप लोग देखे होंगे, जो पर्वत पर भी जाते हैं, समुद्र में भी जाते हैं सब, तो सिलेंडर लिए रहते हैं सब। तो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग पास में साथ में लेके जाते हैं। तो जब पर्वत पर जाते हैं बाबू, पर्वत पे जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेके जाते हैं। माने उसमें मिलाया रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है और नाइट्रोजन मिला रहता है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में। कब? जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तब, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वायु की कमी हो जाती है, तो इसलिए हमको ये लेना पड़ता है। जब समुद्र में जाएंगे, समुद्र यानी कि पानी में जाएंगे, तभी भी हम अपने साथ क्या लेते हैं? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन का नहीं लेते हैं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते हैं कि ऑक्सीजन भारी गैस है, हम लोग का आदत नहीं है ऑक्सीजन केवल लेने का। भी जैसे कि पीछे बताए हैं पहले कि हम लोग अपने सांस में क्या क्या लेते हैं? नाइट्रोजन बुझे कितना रहता है? 78%। ऑक्सीजन कितना रहता है? वो 21%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? पीछे पढ़े हैं 0.03%। तो हम लोग ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं? 21%। केवल ऑक्सीजन में ले लेंगे ना, तो फेफड़ा का क्षमता नहीं है ना उतना लेने का, तो क्या हो जाएगा? फेफड़ा पर चोट लग जाएगा, डैमेज हो जाएगा फेफड़ा। तो बताया ना कि फेफड़ा खराब हो जाएगा तो मृत्यु फिक्स हो जाती है सब, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आप क्या कर, इसलिए हम लोग ये नाइट्रोजन लेकिन जब गहरा समुद्र में जाते हैं ना, तो वो हीलियम मिलाते हैं। हीलियम कब? कितना गहरा? 300 फीट से बाबू जब नीचे जाएंगे
300 फीट गहराई से जब नीचे जाएंगे ना, तो अपने साथ क्या ले जाएंगे बाबू? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है। और देखिए अब ध्यान से, जैसे आप लोग जानते भी हैं कि कोई व्यक्ति जब ज्यादा मैटर सीरियस हो जाता है यानी बीमार पड़ जाता है, तो उनको हम आईसीयू में भर्ती करते हैं। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। जब मैटर ज्यादा सीरियस हो जाता है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। जब तन नॉर्मल बीमार रहेगा व्यक्ति, तो उसको मास्क लगा दिया जाता है, वो फेफड़ा वायु को खींच लेता है। यानी कि मास्क यहाँ पर लगा दिया जाता है आईसीयू में, और वो फेफड़ा क्या कर लेता है, वो खींच लेता है, वायु को खींच लेता है, अंदर कर लेता है। लेकिन जब उसका फेफड़ा एकदम डैमेज हो जाता है बाबू, तब उसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। वेंटिलेटर मतलब कि इसमें नली डाल के आप फेफड़ा के पास रखते हैं। नली द्वारा वायु को फेफड़ा के पास पहुंचा जाता है, और मशीन द्वारा पंप करके वायु को कहाँ पहुंचा जाता है, वो फेफड़ा में पहुंचा जाता है। इसलिए उसको वेंटिलेटर पर कहते हैं। वेंटिलेटर मतलब कि ज्यादा सीरियस। कोरोना काल में इसको देखने को मिला था, जब फेफड़ा डैमेज हो जाता था। ठीक है अब आप लोग को बताते हैं कि जो ये पूरा टाइटल, एक बार में मनुष्य एक बार में नॉर्मल सांस लेता है जब जिंदा रहता है। जिंदा मतलब कि जब जागल रहता है दिन में, तो वो 16 बार सांस लेता है। 16 बार सांस लेता है नॉर्मल 1 मिनट में। लेकिन जब सो जाता है तो कितना लेता है बच्चा? 12 बार सांस लेता है। जब सो जाता है तो 12 बार सांस लेता है। बालक बालक कितना लेते हैं? सब बालक बच्चे लेते हैं। बालक मतलब जो बच्चे रहते हैं, वो औसत लेते हैं 25 बार। 25 बार सांस लेते हैं। क्यों? क्यों ज्यादा लेते हैं? हृदय छोट रहता है, जल्दी जल्दी कार्य करता है, इसलिए वो सब 25 बार लेते हैं, सांस लेते हैं। और क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को शेयर कर दीजिए। आप लोग टॉपिक बताइए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको हम समझा देंगे। ठीक है ना? क्लास चालू है, आप लोग सपोर्ट। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कोई नहीं समझ में आया वो आप लोग कमेंट करिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो भी टॉपिक आप लोग को पढ़ना है उसको कमेंट करिए, उसको पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, जय हिंद।